नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का 6th रिपोर्ट के बारे में। इसमें क्या क्या मेजर पॉइंट्स हैं। देखिए, ये जो 6th IPCC रिपोर्ट है, इसका पार्ट 1 रिसेंटली रिलीज हुआ था और जिसमें क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में क्या क्या चेंजेस होने वाला है इसके बारे में बताया है। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और ये IPCC क्या है, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में ये इंटरनेशनल एजेंसी के बारे में आपको क्या क्या जान लेना चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे पहले वाई इन न्यूज। IPCC has released its report on climate change, termed the largest ever with inputs from over 14,000 scientific papers and the first after 2013। करीब 7 साल से इनका कोई रिपोर्ट नहीं आ रहा था। ठीक है, लास्ट रिपोर्ट इनका आया था 2013 में। और इनके जो रिपोर्ट्स हैं इसको सबसे ज्यादा मानते हैं। ये जो रिपोर्ट रिलीज करते हैं ना, इसमें क्या है, इनका कोई रिसर्च नहीं रहता, पर जितने भी साइंटिफिक पर्पस, जो मेजर पर्पस है क्लाइमेट चेंज के पीछे के साइंस के बारे में लिखा है, उसी से इनपुट्स लेके ये लोग रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं। तो इनके जो रिपोर्ट्स में हमेशा एक्सपर्ट्स के ओपिनियन रहते हैं, इसलिए इस रिपोर्ट को इंटरनेशनली बहुत अक्लेम करते हैं। ठीक है, तो इनका जो लेटेस्ट पेपर रिलीज होने वाला है, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी रिलीज हो गया, इसमें काफी शॉकिंग रिवीलेशंस है। देखिए, IPCC वर्किंग ग्रुप 1 रिपोर्ट ऑन द फिजिकल साइंस बेसिस ऑफ द 6th असेसमेंट हैज ग्रीन फोरकास्ट ऑन हाउ ग्लोबल वार्मिंग हैज इंपैक्टेड एंड विल इंपैक्ट अस इन द नियर फ्यूचर। मतलब ग्लोबल वार्मिंग सबसे मेजर कंसर्न आप बोल सकते हो, जो एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है हमारे वर्ल्ड का। अब ये अब तक हमें कैसे इंपैक्ट किया है और आगे कैसे हमें इंपैक्ट करेंगे, इसके बारे में बताया है इस रिपोर्ट में। ठीक है, एंड द मैसेज इज डिप्रेसिंग, देयर इज नो लेट अप इन ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करने के लिए काफ़ी सारे इंटर गवर्नमेंटल क्लाइमेट एग्रीमेंट्स, क्लाइमेट अकॉर्ड्स वगैरह साइन हुआ है। इसके बावजूद ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर अब तक हमारा कोई कंट्रोल नहीं हुआ है, इस रिपोर्ट में बोल रहा है। ठीक है, एंड मेनी डिलीटेरियस इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर ऑलरेडी लॉक्ड इन देयर अपॉन मैनकाइंड नो मैटर व्हाट इज डन नाउ। ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग का सीवियर इंपैक्ट जो है मैनकाइंड के ऊपर आ गया है। ठीक है, एंड इंडिया के लिए एक की मैसेज है कि कंट्री शुड एक्सपेक्ट हीट वेव्स एंड कंटिन्यूएशन ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स मेल्टिंग। इंडिया में हीट वेव्स आगे भी आते रहेंगे एंड हमारे जो हिमालयन ग्लेशियर्स है वो जल्दी मेल्ट हो जाएंगे, एंड दो मैसिवली हेवी रेनफॉल्स विल हैपन मोर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेंचुरी। एंड हेवी रेनफॉल्स भी होगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेंचुरी। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर हेवी रेनफॉल्स भी होगा। अब दोस्तों, IPCC के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। दिस इज एन इंटरनेशनल बॉडी फॉर असेसिंग द साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज के पीछे का साइंस क्या है, इसी को वो असेस करते हैं। ये सेटअप हुआ था 1988 में बाय वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ये दो इंटरनेशनल एजेंसी ने मिलकर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज को बनाया था। आप देखिए ये क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। एक तो रेगुलर असेसमेंट्स ऑफ द साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज। रेगुलरली ये असेस करते हैं क्लाइमेट चेंज के पीछे का साइंस क्या है एंड इसकी इंपैक्ट क्या है, फ्यूचर रिस्क क्या क्या है, एंड ऑप्शंस फॉर अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन क्या है। आप देखिए दोस्तों, आप जब भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक आर्टिकल पढ़ते हो तो उसमें हमेशा अडेप्टेशन, मिटिगेशन, ये दो शब्द आता है। इसका मतलब क्या है, सिंपल भाषा में ये है दोस्तों, अडेप्टेशन का मतलब ये होता है, देखिए ऑलरेडी क्लाइमेट में काफी सारा चेंजेस हो चुका है, अब हमें क्या करना चाहिए, इसके साथ अडेप्ट करना है। तो इस तरह की जो इंटरनेशनल एजेंसी है हमें कुछ एडवाइजेस देते हैं, कैसे हमें जो ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज हो चुका है, ऑलरेडी जो टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है, इसके साथ कैसे एडजस्ट करके जीना है, या फ्यूचर में जो एक्सपेक्टेड क्लाइमेट चेंज है उसके साथ एडजस्ट करके जीने के लिए या अडेप्ट करके जीने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इसी को बोलते हैं अडेप्टेशन। एंड मिटिगेशन क्या है, देखिए मिटिगेशन क्या होता है, ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज हो चुका है, अब आगे फ्यूचर में इस क्लाइमेट चेंज को हमें रोकना है। जैसे कि भी ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग तो चल ही रहा है, अब ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको कम करना है। तो ये क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आगे और क्लाइमेट चेंज ना हो, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, उन ह्यूमन एक्टिविटीज को हमें कंट्रोल करना है। फॉर एग्जाम्पल रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड कन्वर्टिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी एंड ऑल। तो ये सबको मिटिगेशन बोलते हैं।
मतलब जो इंपैक्ट है उसको कम करना, क्लाइमेट चेंज की जो इंपैक्ट है उसको कम करना, उसको मिटिगेशन बोलते हैं। ठीक है, आप देखिए आईपीसीसी असेसमेंट्स प्रोवाइड है साइंटिफिक बेसिस। जब भी कोई कंट्री क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई पॉलिसीज बनाते हैं ना, इसके लिए आईपीसीसी की जो असेसमेंट्स है जो साइंटिफिक बेस्ड है वो मदद करते हैं। एंड यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये सब में आईपीसीसी का एक पार्ट है। बेसिकली आईपीसीसी का असेसमेंट जो है इन सब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में, कन्वेंशंस में एक मेजर पार्ट प्ले करता है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंस ऑफ आईपीसीसी रिपोर्ट्स, देखिए आईपीसीसी रिपोर्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब आपको ये सारे पॉइंट्स पढ़ने से समझ में आ जाएगा। देखिए इनका जब पहला असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज हुआ था ना दोस्तों, दैट लेड टू द सेटिंग अप ऑफ यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। मतलब इनके जो पहला असेसमेंट रिपोर्ट में इतने सारे वैलिड पॉइंट्स थे ना, साइंटिफिकली बेस्ड, तो यूनाइटेड नेशंस ने ऐसा एक फ्रेमवर्क बनाया क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ये यूएनएफसीसीसी एक अम्ब्रेला एग्रीमेंट है अंडर विच ऑल इंटरनेशनल नेगोशिएशंस ऑन क्लाइमेट चेंज टेक प्लेस एवरी ईयर। जितने भी इंटरनेशनल नेगोशिएशंस होता है कंट्रीज के बीच में क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ये सारे इसी एग्रीमेंट के अंदर आता है। तो इंपॉर्टेंट समझ गए ना, ये जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क है ये आईपीसीसी के पहला असेसमेंट रिपोर्ट की वजह से बना था। अब देखिए सेकेंड असेसमेंट रिपोर्ट जब पब्लिश हुआ था, दैट वाज द बेसिस फॉर 1997 क्योटो प्रोटोकॉल। आजकल के जनरेशन क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में इतना जानता नहीं होगा। एक्चुअली 1997 के टाइम पर, उस टाइम पर एक इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट था या एक प्रोटोकॉल था, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो एक्चुअली जापान का एक सिटी है, उधर ही ये प्रोटोकॉल साइन हुआ था। वैसे इंटरनेशनल कन्वेंशंस वगैरह जिस सिटी में साइन होता है उसी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट क्या क्या एक्शंस लेना चाहिए वही लिखा हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल में। बेसिकली जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है उसको कैसे रिड्यूस करना है, ये सब। ठीक है, तो इनके जो सेकेंड असेसमेंट रिपोर्ट की वजह से क्योटो प्रोटोकॉल बना था। एंड इनके फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट विच केम आउट इन 2014 गेटेड द पेरिस एग्रीमेंट। अभी का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है, पेरिस अकॉर्ड है। पेरिस अकॉर्ड क्या कहता है, पेरिस अकॉर्ड यह कहता है जो एवरेज इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर जो हो रहा है दुनिया में उसको 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखना है। बेसिकली हमारी जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स में लाना है। तो कहने का मतलब यह है जो इंक्रीज हो रहा है वो 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखना है और प्रिफरेबली 1.5 डिग्री सेल्सियस करना है। ठीक है, 2 डिग्री टारगेट है, अगर हो सके तो आप 1.5 डिग्री करो, ये पेरिस एग्रीमेंट कहता है। The IPCC report could serve as the most important warning towards the rapidly closing window of opportunity। तो मेरा कहने का मतलब यह है जब भी कोई IPCC रिपोर्ट रिलीज होता है ना दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वार्निंग इज, ये लोग जो वार्निंग देते हैं, आईपीसीसी जो वार्निंग देते हैं उसको आपको सबसे इंपॉर्टेंट मानना होगा। अब दोस्तों आईपीसीसी रिपोर्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, मैंने आपको बता दिया। अब और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, वो ये है कि 2007 में जब इनका फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट आया था ना, दैट वन द आईपीसीसी द नोबेल पीस प्राइज। इनको नोबेल पीस प्राइज तक मिला है इनकी फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट की वजह से। एंड इनकी जो रिपोर्ट्स है करीब थाउजेंड्स ऑफ पेजेस होता है, इसमें अपडेटेड नॉलेज रहता है क्लाइमेट चेंज के बारे में, साइंटिफिक बेसिस के बारे में, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइमेट सिस्टम के बारे में। एंड इनकी जो रिपोर्ट्स हाउ प्रेजेंटेड प्रोजेक्शंस फॉर टेम्परेचर राइज टिल 2100 अंडर डिफरेंट सिनेरियोस। इनकी रिपोर्ट इतनी होलिस्टिक है, 2100 तक का डिफरेंट सिनेरियोस क्या क्या होगा, काइंड ऑफ इम्पैक्ट्स क्या क्या होगा, दैट इज एक्सपेक्टेड, ये सब लिखा है। तो मेरा कहने का मतलब है आईपीसीसी रिपोर्ट्स के इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब आपको बताना। अब दोस्तों आईपीसीसी के जो 6th रिपोर्ट है जिसका पार्ट 1 रिसेंटली पब्लिश हुआ था, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो क्या क्या है डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं, जो आईपीसीसी के रिपोर्ट्स है ना, इस रिपोर्ट्स बनाने के लिए ये लोग कोई रिसर्च नहीं करता है, बल्कि ये लोग जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनके साइंटिफिक जर्नल्स जो पब्लिश होता है उसमें से डाटास कलेक्ट करते हैं। इसलिए इनकी जब रिपोर्ट्स पब्लिश होता है ना, उसमें साइंटिफिक बेसिस रहता है और इनके रिपोर्ट्स हमेशा सही निकलते हैं। ठीक है, तो एक बात आप ध्यान दीजिएगा, इनका कोई रिसर्च नहीं होता, ये साइंटिफिक जर्नल से अपना डाटा कलेक्ट करता है एंड कलेक्टिवली एक रिपोर्ट बना देता है। आप देखिए इनकी जो 6th रिपोर्ट है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कंसर्न वाला। क्या क्या है, एक तो ये लोग बोला है क्रॉसिंग द ग्लोबल वार्मिंग लेवल ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस इन द नेक्स्ट डिकेड्स। आने वाले डिकेड्स में ही जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का ग्लोबल वार्मिंग लेवल है ये क्रॉस होगा एंड 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा अगर हम इमीडिएटली
लार्ज स्केल रिडक्शंस नहीं करेंगे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हमको ड्रास्टिकली कट डाउन करना पड़ेगा। ग्रीन हाउस गैस एमिशन सबसे ज्यादा कहां से निकलता है? एक तो ट्रैफिक से, जो व्हीकल में जो फॉसिल फ्यूल बर्न होता है उससे कार्बन एमिट करते हैं। शिप से जो डीजल इंजिन वगैरह है उससे कार्बन एमिशन होता है। एरोप्लेन से होता है कि नहीं? इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो होता है, एयर पोल्यूशन, उससे होता है। तो ये सबको आपको रिड्यूस करना होगा, नहीं तो जो ग्लोबल वार्मिंग होगा जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज होगा, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट होगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होने से सी लेवल राइज होगा, सी लेवल राइज होने से हमारी जो कोस्टल सिटीज है वो सारे पानी के अंदर हो जाएंगे। तो लोग, प्रॉब्लम क्या है ना दोस्तों, लोग अभी तक ठीक से समझा नहीं है कि ये क्लाइमेट क्राइसिस या ग्लोबल वार्मिंग कितनी बड़ी चीज है। पर शुक्र है कि आजकल की जो जनता है, मैक्सिमम जनरेशन जो है, क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम्स है उसको थोड़ा बहुत समझते हैं। इसलिए इंटरनेट में ही सही काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, एंड जो ग्रेटा थनबर्ग जैसा जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है उनके काफ़ी फॉलोवर्स भी है। एंड जब भी कोई इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स वगैरह होता है, जैसे G7 हो गया, G20 हो गया, उसमें क्लाइमेट चेंज को टैकल करने वाला जो एजेंडा है वो सबसे ऊपर रहता है। मतलब धीरे धीरे लोग समझ रहा है कि क्लाइमेट चेंज अगर टैकल नहीं करेगा तो क्या होने वाला है। इसी तरह चलते रहेंगे तो क्या होगा, आने वाली जनरेशन जो है वो इस धरती में रह नहीं पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आप देखिए इस रिपोर्ट में क्या कह रहा है, 1000 gigaton CO2 of cumulative CO2 emissions will to likely cause a 0.27 to 0.63 degree Celsius increase in global surface temperature। हर 1000 gigaton of CO2 इससे 0.27 से लेके 0.63 डिग्री सेल्सियस तक का इंक्रीज होगा टेम्परेचर में। तो ऑन एन एवरेज आप बता सकते हो 0.45 डिग्री सेल्सियस। इट स्ट्रेसेस द नीड फॉर एक्टिव रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से रिमूव करना ही होगा। इसके लिए दो तरीका है, एक है नेचुरल तरीका। नेचुरल तरीका क्या है? ज्यादा ट्रीज लगाओ, पेड़ लगाओ, फॉरेस्टेशन करो। दूसरा है एक टेक्नोलॉजी है, कार्बन को रिमूव करते हैं एटमॉस्फेयर से, पर ये एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, काफी कंट्रीज के पास ये टेक्नोलॉजी है भी नहीं, तो इसी तरह भी रिमूव कर सकते हैं कार्बन को। एंड एक नेचुरल तरीका जो है वो अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ और ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के पीछे जाओ, ये फॉसिल फ्यूल्स बर्न करना बंद करो। वो छोड़िए, अब रिपोर्ट में चलते हैं। रीजनल फोकस बोला इन्होंने। देखिए इनका कहना यह है, हम जब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं ना, तब ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल टेम्परेचर का जो राइस है, ग्लोबल सी लेवल राइस है, वो सबके बारे में बात करते हैं। इनका कहना यह है रीजनल फोकस भी करो, जैसे कि जो ग्लोबल सी लेवल राइस होने वाला है ना, उससे ज्यादा होगा बे ऑफ बंगाल में, तो ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट को अफेक्ट करेगा। और वर्ल्ड में ऐसे कई सारे जगह हैं, छोटे छोटे जगह हैं, जगह ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सी लेवल राइस होगा वो ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ये जो बे ऑफ बंगाल में जो सी लेवल राइस होगा उसका क्या वजह हो सकता है? देखिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमालयन ग्लेशियर्स मेल्ट होगा। हिमालयन ग्लेशियर्स मेल्ट होगा तो जो रिवर्स है उसमें से मैक्सिमम जो पानी है कहां पहुंचेगा? गंगा, ब्रह्मपुत्र वगैरह कहां जाके मिलता है? बे ऑफ बंगाल में। तो यही बोल रहा होगा। एंड एक्सट्रीम इवेंट्स जो है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक्सट्रीम इवेंट्स होने वाला है वो भी ज्यादा हुआ, ये लोग बोल रहा है। अब सिटीज के बारे में बोला है, डेंसली पॉपुलेटेड मेगा सिटीज आर सपोज टू बी अमंग द मोस्ट वल्नरेबल। सबसे ज्यादा वल्नरेबल होने वाला है क्लाइमेट चेंज की वजह से वो होगा डेंसली मेगा पॉपुलेटेड सिटीज, जैसे इंडिया में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता वगैरह है, क्योंकि उधर सबसे ज्यादा लोग गाड़ियां यूज करते हैं। और डेंसिटी पॉपुलेटेड मतलब सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड मेगा सिटीज जो है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो कुल मिला के इनका कहना यह है, जो 6th रिपोर्ट में काफी शॉकिंग, सोचने वाली पॉइंट्स आने वाला है। वैसे इनका पूरा रिपोर्ट अभी निकला नहीं है, पूरा निकलने के बाद हमें पता चलेगा क्या क्या उसमें होगा। ठीक है, अब दोस्तों फाइनली एक कंक्लूजन। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट का कहना यह था कि विथ ऑल करंट क्लाइमेट प्लेजेस, मतलब जितने कंट्रीज ने क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए जितने प्लेज लिया है, नेशनल क्लाइमेट प्लान्स बनाया है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए, इसी तरह फॉलो होंगे तो ग्लोबल एमिशंस इन 2030 जो है केवल 1% लोअर होगा 2010 से, और ये सफिशिएंट नहीं है। जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग का रेट चल रहा है, इस हिसाब से ये 1% जो कम होने वाला ना, ये सफिशिएंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दिस इज येट अनदर स्टार्क वार्निंग दैट कंट्रीज मस्ट इमीडिएटली रैंप अप देयर क्लाइमेट एम्बिशन इफ दे आर सीरियस अबाउट द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट जितने कंट्रीज ने रेटिफाई किया है
अगर इफ दे आर सीरियस, अगर आप सीरियस हो, सीरियसली आप क्लाइमेट चेंज को टैकल करना चाहते हो, तो आपको इमीडिएटली कुछ ना कुछ स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को आपको रिड्यूस करना ही करना है। अगर नहीं करेगा तो क्या क्या होने वाला है आप खुद सोच सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों दैट्स द एंड ऑफ इट। क्लाइमेट चेंज के बारे में या क्लाइमेट चेंज को टैकल करना कितना ज़रूरी है, इसके बारे में हमने काफ़ी वीडियोस बनाया है। तो ये वीडियो मेरा बनाने का मतलब ये था, आईपीसीसी का रिपोर्ट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है। आईपीसीसी का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा ना जब मैं आपको आईपीसीसी का रिपोर्ट्स का इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस वगैरह बताया था। एक एक रिपोर्ट से क्या क्या बना है, क्या क्या इंटरनेशनल एजेंसीज बना है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स बना है। तो आईपीसीसी रिपोर्ट जब भी आता है ना दोस्तों, बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो ऊपर से जो 6th रिपोर्ट आने वाला है ये 7 साल बाद आ रहा है। ठीक है, तो जितने पॉइंट्स मैंने बोला ये आप ध्यान दीजिएगा, और लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। ये पर्टिकुलर आर्टिकल मैं harshitdwedi.com वेबसाइट में अपलोड कर दूंगा। वेबसाइट आप डेली विजिट कीजिए, डेली न्यूज़ कंपेलेशंस होता है उसमें, जितने भी डेली न्यूज़ में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है, वो सबका होलिस्टिक कवरेज हम करते हैं उस आर्टिकल्स के थ्रू। डू विजिट द वेबसाइट। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स जो है आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।